गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बीए पार्ट 2 का मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण क्या है इसके बारे में बताना चाहूंगी। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, यह आर्थिक विश्लेषण की एक शाखा है। आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाएं हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे आप देख रहे हो, आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाओं में पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माइक्रो शब्द, ये जो इंग्लिश का वर्ड है वह ग्रीक वर्ड माइक्रोस से बना है, MIKROS, माइक्रोस से बना है, जिसका मीनिंग है सूक्ष्म या छोटा। तो ऐसा आर्थिक विश्लेषण जिसमें बहुत सूक्ष्म या छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। दूसरी जो शाखा है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जैसा इसका इंग्लिश में है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इंग्लिश वर्ड ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है, MAKROS, मैक्रो से लिया है, MAKROS। मैक्रोस मीन्स होता है विशाल या बृहद या बड़ा। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बड़े यौगिक आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करेंगे, सकल या कुल से संबंधित का अध्ययन करेंगे, विशाल से संबंधित अध्ययन करेंगे, बृहद से संबंधित आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम सकल, कुल, बृहद, विशाल आदि संबंधित आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाई किसी व्यक्ति का उपभोग हो गया, व्यक्ति की आय हो गई, किसी वस्तु की कीमत हो गई, इनका निर्धारण व्यक्तिगत आर्थिक विश्लेषण में किया जाता है। जबकि कुल उपभोग, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन हम समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत करते हैं। समष्टिगत अर्थशास्त्र के बारे में 17वीं शताब्दी से विभिन्न अर्थशास्त्रों ने इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। वो ये कहते थे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में धन या संपत्ति इतनी बढ़ा देनी चाहिए जिससे कि किसी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, वह अन्य देशों में भी धन को या संपत्ति को भेज सके। लेकिन उस समय तक वो समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण को अलग रूप में परिभाषित नहीं कर सकते थे। इसका जो क्रमबद्ध विश्लेषण प्रारंभ हुआ है वो 1933 में, 1933 में रेगनर फ्रिश नामक अर्थशास्त्री ने 1933 में सबसे पहले आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाओं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों का सबसे पहले उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। उसके पश्चात 1933 के पश्चात इसको आधुनिक जो स्वरूप दिया है वो केन्स के द्वारा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स, JM केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा इसे समष्टिगत अर्थशास्त्र को और अधिक विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी इसे काफी बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन क्रमबद्ध रूप से जो विकसित करने का श्रेय अर्थशास्त्र में जॉन मेनार्ड केन्स को दिया जाता है। 1930 की विश्वव्यापी मंदी के समय, जिसे तीसा की मंदी के नाम से भी कहा जाता है, तो 1930 की जब विश्वव्यापी मंदी हुई थी तब केन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी of employment, interest and money
द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इन्होंने सबसे पहले समष्टिगत जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी तीसा की मंदी के समय, उनका विश्लेषण काफी विस्तार पूर्वक केन्स के द्वारा किया गया था अपनी इस प्रसिद्ध पुस्तक, जिसे शॉर्ट में सामान्य सिद्धांत या जनरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। केन्स ने समष्टिगत अर्थशास्त्र में अपना इतना योगदान दिया कि समष्टि अर्थशास्त्र को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को सामान्य सिद्धांत के नाम से या आय तथा रोजगार के सामान्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो केन्स का समष्टि अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। हालांकि इनसे पहले भी, जैसे माल्थस है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। हालांकि वो समष्टिगत अर्थशास्त्र या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में था, लेकिन उस समय इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दी थी। इसी तरह से माल्थस ने अति उत्पादन का सिद्धांत बताया था। अति उत्पादन के सिद्धांत से संबंधित जो भी विश्लेषण किया जाता था वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध में किया जाता था। लेकिन 1933 के पश्चात इसे दो शाखाओं में बांट दिया गया, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि बड़े, विशाल या बृहद रूप में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है वो समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण में किया जाता है। समष्टिगत अर्थशास्त्र में जैसे हम कुल आय है इसका अध्ययन करते हैं, सामान्य रोजगार का सिद्धांत है उसका अध्ययन करते हैं, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत है, कुल उत्पादन है, इसी तरह से आर्थिक विकास से संबंधित सिद्धांत है, इन सब का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर रूप से समझ लेनी चाहिए कि जो भी छोटी आर्थिक इकाइयां हैं, जैसे एक फर्म में कीमत का निर्धारण है, उत्पादन का निर्धारण है, लागतों का निर्धारण है, या एक वस्तु की कीमत का निर्धारण है, किसी व्यक्ति की आय के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, तो उन सब के अध्ययन के लिए व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। जबकि इसके विपरीत हम समग्र रूप में, वृहद रूप में, विशाल रूप में, एग्रीगेट के रूप में अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण में इन सब का अध्ययन हमें करना होगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं, यदि एक जंगल के बारे में अध्ययन करना है तो यह समष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन कहलाएगा। जबकि उनमें एक एक पेड़ से निर्मित जंगल बना है, अगर पेड़ों का अध्ययन करना है तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र होगा, और अगर हम संपूर्ण जंगल का अध्ययन करना चाहते हैं तो वह समष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत होगा। तो यहाँ आपने जाना कि आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाओं में एक शाखा है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और दूसरा है समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण। आज मैं आपको समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के बारे में बताया मैंने आपको, और इससे संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत आर्थिक अवधारणाएं क्या हैं। जैसे इसकी प्रकृति का भी अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना आवश्यक है। जिसमें पहला है समष्टिगत आर्थिक परिवर्ती तत्व, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। समष्टिगत आर्थिक परिवर्ती तत्व के अंतर्गत हम ऐसे चरों का अध्ययन करते हैं जिसमें किसी वस्तु की मात्रा या किन्हीं भी चरों में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जिसमें पहला है आश्रित एवं स्वतंत्र परिवर्ती तत्व। ऐसी स्थिति में आश्रित और स्वतंत्र परिवर्ती तत्व का मतलब है जब यदि कोई चर परिवर्तित हो जाता है किसी दूसरे चर में परिवर्तन होने पर। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं जैसे मांग का नियम। मांग के नियम में कीमतों में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मांग में परिवर्तन होना ये आश्रित चर है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि कीमतों में परिवर्तन होना इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। जब किसी चर में, किसी वेरिएबल में स्वतः परिवर्तन होता है तो वह स्वतंत्र चर कहलाता है, जबकि उसमें परिवर्तन होने पर किसी दूसरे चर में उसका प्रभाव पड़ता है तो वह डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम इनका अध्ययन करेंगे। इसी तरह से दूसरा समष्टिगत आर्थिक परिवर्ती तत्व है आंतरिक एवं बाहरी चर, एंडोजिनस एंड एक्सोजेनस। जब किसी कार्य समष्टिगत आर्थिक प्रणाली में जब हम अध्ययन करते हैं
तो उसके भीतर दिए गए जो आंतरिक चर हैं उनका अध्ययन करने पर ये आंतरिक चरों का अध्ययन कहलाता है। जबकि बाहर से दिए गए कोई चर है और उनका अगर हमें अध्ययन करना हो, उसके प्रभाव का अध्ययन करना हो, तो ये बाहरी तत्वों का प्रभाव कहलाएगा। जैसे किसी भी आर्थिक प्रणाली में उससे संबंधित, चाहे वो पूंजीवादी देश हो, उसके अंतर्गत समस्त पूंजी की मात्रा, विनियोग की मात्रा, बचत की मात्रा, इनका अध्ययन आंतरिक चर से संबंधित है। इसके विपरीत वहां की जनसंख्या के आकार, उसके संरचना का प्रभाव या आयातों का प्रभाव जो पड़ता है वह बाहरी चरों के अंतर्गत कहलाता है। इसी तरह से तीसरा चर है समष्टिगत आर्थिक परिवर्तित तत्व का स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स, स्टॉक तथा प्रवाह चर। अब स्टॉक चर क्या है? स्टॉक चर का अध्ययन करते समय हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम को लेते हैं, समय बिंदु पर जो अध्ययन किया जाता है वह स्टॉक चर कहलाते हैं। जबकि जो समयावधि में जिनका अध्ययन किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम में जिनका अध्ययन किया जाता है, वो प्रवाह चर कहलाते हैं। जैसे प्रति सप्ताह, प्रति दिन, प्रति माह। मान लीजिए किस राष्ट्रीय आय की अगर हम गणना करें कि प्रति सप्ताह क्या थी, प्रति माह उनकी क्या स्थिति है, तो वो अध्ययन कहलाता है प्रवाह से संबंधित। स्टॉक का मतलब है किसी समय बिंदु पर, मान लीजिए इस दिन इस तारीख को इतने बजे राष्ट्र की, देश की राष्ट्रीय आय कितनी थी, तो उसका अध्ययन हम स्टॉक में करते हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक का अध्ययन पॉइंट ऑफ टाइम से संबंधित है, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। जबकि फ्लो में या प्रवाह में पीरियड ऑफ टाइम या समयावधि से संबंधित अवधारणा है, जिसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेशो वेरिएबल्स होते हैं। रेशो वेरिएबल से मतलब है जैसे जिसमें ना तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये दो प्रवाहों का अनुपात होता है। जैसे कीमत, वस्तु की कीमत का निर्धारण है। वस्तु की कीमत का निर्धारण दिए गए समय में, जैसे मान लीजिए आय और उत्पादन का अनुपात, वस्तुओं का अनुपात के द्वारा कीमतों का निर्धारण होता है। तो ऐसी स्थिति में कीमत ना तो स्टॉक है और ना ही प्रवाह। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो कीमत है वह ना तो स्टॉक है और ना ही प्रवाह है, बल्कि इन दोनों का अनुपात है। इसी तरह से सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक में पहला था मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, दूसरा है फंक्शनल रिलेशनशिप। समष्टि अर्थशास्त्र में हम फलनात्मक संबंध या क्रियात्मक संबंध के बारे में भी अध्ययन करते हैं। क्रियात्मक संबंध का मतलब है जब कभी दो वेरिएबल्स के बीच संबंध को बताया जाए। फलनात्मक संबंध जैसे उपभोग फलन, C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, या C से मतलब उपभोग है, Y से मतलब इनकम है, उपभोक्ता की आय है, तो ये समष्टिगत चर है। यहाँ C से मतलब व्यक्तिगत उपभोग से नहीं है, C से मतलब है टोटल कंजम्पशन, कुल उपभोग। तो कुल उपभोग निर्भर करता है कुल आय पर। तो जब एक चर पर दूसरा चर निर्भर करता है तो ये फंक्शनल रिलेशन कहलाते हैं। इसी तरह से Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ABC, या Q से मतलब है टोटल आउटपुट, ABC ये रिसोर्सेज हैं, उत्पादन के साधन है। तो यदि समष्टिगत अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन को देखना हो तो कुल उत्पादन निर्भर करता है किस पर? उत्पादन के कुल साधनों पर। तो इस प्रकार से कुल साधनों पर निर्भर करता है कुल उत्पादन। इन दोनों के बीच संबंध को जो व्यक्त किया जाता है वह क्रियात्मक संबंध या कार्यात्मक संबंध कहलाता है, जिसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा जो कंसेप्ट है, तीसरा है इकोनॉमिक मॉडल, आर्थिक मॉडल। आर्थिक मॉडल ढांचों का एक समूह है, विभिन्न ढांचों का एक समूह है जिसमें समीकरणों के द्वारा अंतर संबंध को व्यक्त किया जाता है। विभिन्न समीकरण होते हैं, जैसे मान लीजिए गुणक को कैसे ज्ञात किया जाएगा? गुणक विनियोग में परिवर्तन होने पर जो आय में परिवर्तन होता है उसके अनुपात को गुणक कहा जाता है। तो इसमें समीकरणों का प्रयोग किया जाता है और उनके बीच अंतर संबंध को व्यक्त किया जाता है। इनका भी अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में हमें करना होता है। फिर इक्विलिब्रियम या संतुलन, समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न समष्टिगत चरों के पारस्परिक संबंधों से जो संतुलन स्थापित होता है, उस संतुलन का अध्ययन हम
समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसमें ये संतुलन तब स्थापित होता है जब परिवर्तित तत्वों में कोई परिवर्तन की संभावना न हो। तो इनका अध्ययन भी हम विभिन्न सिद्धांतों के अंतर्गत हम आय तथा रोजगार का सिद्धांत है, बचत का सिद्धांत है, विनियोग का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हम संतुलन का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है समय अंतराल, टाइम लैग। समष्टि अर्थशास्त्र में जो भी हम सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, मान लीजिए मुद्रा परिमाण सिद्धांत है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत से मतलब है कि मुद्रा की मात्रा में अन्य बातों के समान रहने पर, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने पर कीमतों में भी वृद्धि होती है, तो इसे मुद्रा परिमाण सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ाई, ठीक उसी समय कीमतों में परिवर्तन संभव नहीं होता, उसके बीच कुछ समय का अंतराल होता है, जिसका अध्ययन हम इनसे संबंधित विभिन्न सिद्धांतों में करेंगे, जो कि टाइम लैग या समय अंतराल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से प्रत्याशित एवं पश्चातवर्ती, एक्सटेंडेड एंड एक्सपोज्ड। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जैसे रोजगार का सिद्धांत, रोजगार के सिद्धांत में हम एक कल्पना करते हैं कि साम्य के पहले, संतुलन के पहले बचत तथा विनियोग की ऐसी स्थिति होगी, तो उसे हम कहते हैं प्रत्याशित। और जब संतुलन के बाद हम देखते हैं कि बचत और विनियोग की क्या स्थिति है, तो वो कहलाता है वास्तविक या पश्चातवर्ती। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्याशित तथा पश्चातवर्ती जो समंक है या जो विशेषताएं हैं या जो चर हैं उनमें समानता हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, इनमें अंतर हो सकता है। तो हम विश्लेषण को आसान करने के लिए प्रत्याशित और पश्चातवर्ती चरों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से लेखा संबंध एवं व्यवहार संबंध। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो परिभाषा के अनुसार सही हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है लेखा संबंध। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में हम कहते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू C प्लस S। यह y से मतलब है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के दो भाग होते हैं, एक कंजम्पशन, या तो कुछ मात्रा उसकी उपभोग कर ली जाती है, या C से मतलब कुल उपभोग, बाकी जो बचेगा उसे कहते हैं कुल बचत। तो राष्ट्रीय आय के दो भाग हो गए, उपभोग और बचत। तो बचत और उपभोग का योग राष्ट्रीय आय है। तो इसे हम तीन आड़ी रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो कि तत्समक कहलाता है, यानी ये परिभाषा के अनुसार सही साबित होता है। इसमें हमें किसी प्रकार के कोई समायोजन की आवश्यकता नहीं होती। तो जो परिभाषा के अनुसार सही है वह कहलाता है लेखा संबंध। इसके अलावा जो बाजार के व्यवहार पर आधारित हो, जो बाजार के व्यवहार पर आधारित हो और अनुभविक जांच के आधार पर इनकी सत्यता को परखा जा सकता हो, वो कहलाते हैं व्यवहार संबंध। जैसे C इज इक्वल टू A प्लस BY। यहाँ C है उपभोग, A है आय की मात्रा शून्य होने पर जो उपभोग किया गया, B है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, यानी आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति या B कहलाता है। ऐसी स्थिति में ये यहाँ जो बराबर का निशान है, ये बराबर का निशान ये कहलाता है कि ये व्यवहार संबंध पर आधारित है, यानी इसकी सत्यता को परखा जा सकता है। जबकि लेखा संबंध में इसकी सत्यता को परखने की आवश्यकता नहीं होती, ये परिभाषा के अनुसार सही साबित माने जाते हैं। तो इस प्रकार आज आपने समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के मौलिक जो आधार है या मूलभूत जो अवधारणाएं हैं वो क्या है, इसके बारे में आपने जाना। थैंक यू।